तो उत्सर्जन तंत्र में अन्य उत्सर्जन अंग फेफड़े, फेफड़े कर रहे हैं CO2 का, लीवर कर रही है नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का, त्वचा कर रही है किस किस का, पसीना 1 नंबर तो, और आ जाएगा तेलीय पदार्थ जो आती हैं तेलीय ग्रंथियां, पसीने के लिए आती हैं श्वेत ग्रंथियां। इसके बाद में आ रही है वृक्क, ये मुख्य उत्सर्जक अंग है, मुख्य उत्सर्जक अंग। उत्सर्जन तंत्र में इसी के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे। अब ये वृक्क में मुख्य उत्सर्जक अंग है, तो कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका हम बॉडी से एग्जिट करेंगे और वो कहाँ बन रहे हैं। तो ये बनते हैं अपनी लीवर ग्लैंड है ना, ये लीवर ग्रंथि, इससे बन रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या बन रहे हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। क्लियर हो। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट बनता है अमोनिया, अमोनिया। नंबर 2 यूरिया। नंबर 3 होता है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। बात आ जाए कहां बन रहे अपशिष्ट पदार्थ, ये यकृत ग्रंथि या लीवर ग्रंथि में अपनी कौन कौन से बन रहे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया एक हानिकारक पदार्थ है इन दोनों की तुलना में ज्यादा। तो इसको अपने शरीर से एग्जिट करने के लिए क्या काम करते हैं, ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में जल में घोलकर फिर इसको निकालते हैं। तो इसका उत्सर्जन कौन कौन करते हैं, जलीय मछलियां, जलीय कीट और कुछ उभयचर। उभयचर हम किसे कहेंगे, जो जल में भी रहते हैं और थल में भी। तो वो क्या करेंगे, अमोनिया को उत्सर्जन करेंगे। अमोनिया वैसे एक गैस भी है, याद रखना। इसके बाद में आता है यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है बताओ, कौन आ जाएगा, हम कौन है, स्तनधारी में आते हैं अपन। तो यूरिया का उत्सर्जन कौन करेगा, स्तनधारी। स्तनधारी में कौन है, मनुष्य आ रहा है, हमें सब। यहां तक क्लियर हो आप सभी। देखो अमोनिया है, अमोनिया यूरिया साइकिल द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में। और यूरिया किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिक अम्ल में। क्लियर हो यहां तक। इसके बाद में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करे, जो स्थल में, जैसे मरुस्थल है इसमें पाए जाने वाले सरीसृप आ जाएगा 1 नंबर। तो इसमें सरीसृप, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं ना, सांप ग्योरा वगैरह जो है ना वो। और आ जाएंगे पक्षी और स्थलीय कीट। स्थलीय कीट, जलीय कीट जल में रह रहे हैं, स्थलीय कीट स्थल पर रह रहे हैं। तो आपसे एग्जाम्पल पूछ ले, अमोनिया का उत्सर्जन जलीय मछलियां, जलीय कीट, उभयचर। यूरिया का स्तनधारी, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सब किसका उत्सर्जन करती हैं, यूरिया का। यूरिक अम्ल का कौन कौन, सरीसृप, पक्षी, स्थलीय कीट। एग्जाम्पल की बात हो चुकी है। कहां बन रहे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ये लीवर में। कौन सी ग्रंथि है ये, लीवर या यकृत। ये लीवर या यकृत क्या काम करती है, इन एग्जांपल्स को मैं, चलो इससे पहले एक चीज बता देता हूं आपको। जो एनिमल हैं अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं उनको बोलते हैं एमिनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्गी प्राणी। यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं उन्हें यूरिया उत्सर्गी या यूरियोटेलिक। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर रहे हैं उसे यूरिकोटेलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्गी प्राणी कहते हैं। ये आपकी नोटबुक में है, एग्जाम्पल भी है और ये इनके बारे में बता रखा है। जो जिसका उत्सर्जन कर रहा है उसी के बारे में लिख रहा है, जैसे अमोनिया उत्सर्गी, यूरिया उत्सर्गी, यूरिक अम्ल उत्सर्गी। देख लोगे। इसके बाद में हम बात करें इनको, तो मैं
ये तो नॉर्मल सी बातें थी। अब आप देखिए जो यकृत है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बना दिया, इसके बाद में इसे कहां भेज देगा, कहां भेज देगा भाई, इनको भेज देगा हृदय में। ये क्या है अपना हृदय, हृदय में किसके द्वारा आ जाएंगे, महाशिरा द्वारा आ चुके हृदय में। हृदय में बहुत सारी प्रक्रिया होगी जो हमने हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ी थी, फुफ्फुस के पास जाएगा, फुफ्फुस से आएगा और फिर हृदय का कौन सा भाग है एग्जिट कर देगा, यानी पंप कर देगा संपूर्ण बॉडी को, बायां निलय, बायां निलय करेगा। इसके बाद में ये कहां जाएंगे, संपूर्ण शरीर को जा रहा है ना रक्त, संपूर्ण शरीर को जाते जाते एक नलिका किसको जाएगी, वृक्क को। ठीक है, क्योंकि हम वृक्क की स्टोरी पढ़ेंगे। यही क्या है, मुख्य उत्सर्जक अंग। वृक्क को जाने के बाद वृक्क दो होते हैं, दोनों वृक्कों को हो जाएगी बीन शेप संरचना होती है इनकी। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, अब इनकी स्थान की बात कर लेते हैं। जैसे हमने लंग्स की बात की थी, हृदय की बात की थी, कहां पाए जा रहे हैं, तो ये पाए जाते हैं जो अपनी उदर गुहा है ना, ये उदर गुहा, इसके पृष्ठ भाग में मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु के जस्ट साथ में अटैच होते हैं, यानी उसके साथ में समझो। तो कहां पाए जा रहे हैं वृक्क, अपनी किडनी कहां पाई जा रही है, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, यहां। जैसे जो पथरी वथरी का दर्द होता है तो यहां होता है वो दर्द, पथरी वगैरह जमती है ना, वो कहां जमती है, वृक्क में जमती है या मूत्राशय में जमती है। तो ये सारी स्टोरी यहाँ की है, यहाँ पाया जाता है ये सारा सिस्टम। अब देखो हृदय अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पहुंचा दी, यकृत से हृदय में, हृदय पंप किया संपूर्ण बॉडी को गए, ऐसे ही कहाँ पहुंच गए, ये भी तो अंग है संपूर्ण शरीर का, ये भी तो अंग है। अरे यकृत, ये वृक्क है, ये भी तो संपूर्ण शरीर का अंग है ना, तो यहाँ पे भी आया रक्त, तो ये क्या काम करेंगे, इसको छानने का काम करेंगे। छानने का मतलब, छानने के लिए इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। इनके अंदर सेट होगी, इनसे यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र, और वो किस में पढ़ रहे हैं, मानव में पढ़ रहे हैं ना। तो मानव की बात करें तो मानव किसका अपशिष्ट पदार्थ, मतलब मानव कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहा था, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्या निकाल रहा था, यूरिया निकाल रहा था ना। तो यूरिया इसके द्वारा हम एग्जिट कर देंगे। इसके आगे जो जो अंग आएंगे उसके बारे में बता रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं। तो इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें जो ऑर्गन्स आ रहे हैं उनके बारे में बातें करेंगे, उनका क्या वर्क है। देखो रक्त आ रहा है दोनों किडनी में, दोनों में आएगा साथ में। ये देखो अपनी किडनी है, दोनों ऐसे होती है, बीन शेप संरचना बोलो। ये आगे भी पास हो जाएगी, ये नलिका हो जाएगी ना, आगे भी पास। क्लियर है यहां तक। जो रक्त आ रहा है इसको हम क्या बोल देंगे, वृक्क धमनी। जो रक्त आ रहा है ना इसको बोल देंगे वृक्क धमनी। देखो धमनी इसलिए, शुद्ध रक्त ही तो आएगा इसमें, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको रहने दो, ऑक्सीजनित रक्त आएगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया, धमनी। धमनी शुद्ध के लिए काम कर रही है। वृक्क इसलिए लगाया क्योंकि वृक्क में आ रहा है, फुफ्फुस में आ रहा जा रहा था, उसके लिए हमने क्या लगा दिया था, फुफ्फुस लगा दिया था। अब आ लिया, इसके बाद में छनेगा इन दोनों में, छनने के बाद वापसी होगा जाएगा, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे उनको, क्या बोल देंगे उसको, इसको बोल देंगे हम वृक्क शिरा। क्या बोल दे वो इसको, वृक्क शिरा।
यहां तक क्लियर हो। अब इसमें आया और गया, कहां से आया? हृदय तो भेज रहा है, हृदय तो भेज रहा है। और हृदय के पास अपशिष्ट पदार्थ कहां से आए? वो मैंने बता दिया था, जो अपनी लीवर ग्लैंड है, लीवर ग्रंथि है, वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ छोड़ रही है। वो किसको भेज रही है? हृदय को। हृदय पंप कर रहा है, संपूर्ण शरीर को आ रहे हैं। तो हमको पढ़ना है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो उसमें उत्सर्जन तंत्र के लिए कौन कौन से अंग आएंगे? देखो, वर्कक धमनी, वर्कक शिरा। आ तो रहा है रक्त, पर ये किस में चले जाएंगे? दोनों के दोनों ये चले जाएंगे जो अपना रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, उसके भाग है वर्कक धमनी, वर्कक शिरा। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन आते हैं? तो इसके अंग कौन कौन आ जाएंगे? वर्कक नंबर 1, तो एक आ जाएंगे मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। नंबर 2 आ जाएगा मूत्राशय, और नंबर 3 हो जाएगा मूत्र मार्ग। ये 4 अंग के बारे में बात करेंगे। वर्कक में आया, इसके बाद में छनेगा। इसमें ये ऐसे पिंड से पाए जाते हैं, जिसे एक की स्टोरी बता रहा हूं, इन्हें बोलते हैं हमें मध्यांश या पिरामिड बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं इनको। वर्कक के 2 भाग होते हैं, वो आपको देखो यही बता देता हूं। वर्कक के 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं वो मध्यांश, जो मध्य में पाया जाएगा ये रे। इसमें मेडुलरी पिरामिड है, जिसमें नेफ्रॉन सेट है। वर्कक का दूसरा भाग हो जाएगा वलकुट, वलकुट। तो ये है ना, ये पोर्शन, ये क्या है? वलकुट। ये बीच वाला है, ये क्या है? मध्यांश। एक भाग क्लियर हो गया। इसके बाद में आ रही है मूत्रवाहिनियां, जो यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ आएगा, जिसे मूत्र बोलेंगे। तो ये लेके आ रही है वाहिनी, ले जाने वाली नलिका, इसे क्या बोल दिया हमने? मूत्रवाहिनियां। कुछ समय के लिए स्टोर होगा इसके अंदर, तो इसको हमने बोल दिया मूत्राशय। ये हो गई मूत्रवाहिनियां। और हमारी बॉडी से एग्जिट कर देंगे, वो हो जाएगा मूत्राशय, वो मूत्र मार्ग हो जाएगा उसको। ये बातें आती हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में। वर्कक के 2 भाग, मध्यांश, वलकुट। मध्यांश में पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स, मेडुलरी पिरामिड के रूप में इसमें सेट होते हैं। वलकुट इसका चारों ओर का ये भाग होता है। वर्कक के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, दोनों वर्ककों के ऊपर, उसे बोलते हैं हम क्या? एड्रीनल ग्रंथि। क्या बोलेंगे? एड्रीनल ग्रंथि। जो आपका अंतःस्रावी तंत्र आएगा उसमें आएंगी। पूछूंगा कहां पे पाई जा रही है? वर्कक के ऊपर पाई जा रही है, टॉपिक के रूप में ये रही। क्लियर हो? आपसे पूछ ले वर्कक कितनी संख्या में होते हैं अपने शरीर के अंदर? कितने होते हैं? 2। मूत्रवाहिनियां 2, मूत्राशय 1, मूत्र मार्ग 1। इनकी संख्या है, काउंटिंग ये करनी जरूरी है। कभी आप छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। मूत्रवाहिनियां कितनी होती हैं? 2। मूत्राशय 1। वर्कक कितने होते हैं? 2। एड्रिनल ग्रंथि भी कितनी होंगी? 2, क्योंकि दोनों वर्कक पे पाई जा रही है ना। यहां तक ये बातें क्लियर हो गई ना। इसके बाद में हम 1 बाय 1 का डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 क्या लेके चल रहे हैं हम? वर्कक। इसके बाद में हम देखते हैं वर्कक। तो वर्कक की एक वर्कक के बारे में हम देख रहे हैं, तो इसकी बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। ये निकल जाएंगी मूत्रवाहिनी के रूप में, दोनों से एक एक निकलेंगी। एक से रक्त आ रहा है ना, एक से रक्त जा रहा है। लाने वाले ले जाने वाली का नाम मैंने बता दिया। लाने वाली हो जाएगी वर्कक धमनी, ले जाने वाली वर्कक शिरा। वर्कक के 2 भाग होते हैं, बीच वाला तो होता है मध्यांश। ये चारों ओर ये आवरण बना रहा है, इसे बोल देंगे वलकुट।
इसमें मध्यांशीय पिरामिड पाए जाते हैं, इनमें अपने नेफ्रॉन सेट होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इस भाग को बोलते हैं हाइलम। यहाँ पे छंड के आ रहा है, फिर मूत्र वाहिनी द्वारा वर्कक से बाहर निकल जाएगा। ये पोर्शन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पेल्विस। यहां तक आप सभी क्लियर हो? देखो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ क्या सुना? यूरिया। यूरिया छन रहा है तो वर्कक क्या काम करेगा? इसके दो भाग बता देना, ये इसके नाम बता देना। इसमें क्या पाए जाते हैं? वर्कक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का डिस्कस से पहले आप देख लो, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ आया तो मूत्र वाहिनियां क्या काम करेंगी? मूत्र को कहां तक लाएंगी? मूत्राशय तक लाएंगी। मूत्राशय कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से जो मूत्र होता है उसको कलेक्ट करता है और मूत्र मार्ग अपनी बॉडी से एग्जिट करने काम के लिए आता है। यहां तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैं बातें कर रहा हूं नेफ्रॉन की। कई बार 2, 4, 5 नंबर डायरेक्ट पूछ लेते हैं, नेफ्रॉन्स का डायग्राम बनाइए। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं छोटे फर्स्ट में आते हैं उनमें। ये होता है बोमेन संपुट, जिसे बोलते हैं प्यालेनुमा संरचना। इसमें छोटी छोटी केशिकाओं के रूप में रक्त नलिकाएं आती हैं, एक जाती है आ रही है, इसे तो बोलते हैं अभिवाही धमनी, और इसे बोल देंगे अपवाही धमनी। अपवाही धमनी। देखो धमनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन का ही काम हो रहा है, यहाँ पे छड़ने का ही काम हो रहा है। ये सारे बहुत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसकी? वर्कक की। ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं एक वर्कक में। दोनों वर्गों की बात करें तो 10 लाख पाए जाते हैं, 10 लाख। ओके, अब वाई धमनी इसलिए बोल दिया, धमनी शुद्ध के लिए काम कर रही है। यहाँ पर यूरिया फिल्ट्रेट हो रहा है। अब वाई इसलिए बोल रहे हैं, इसे भी धमनी बोल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूरिया फिल्ट्रेट हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी धमनी बोल दिया। ये आगे जाके वर्कक में फिर से जुड़ जाएगी, जहां पर क्या काम करवाएगी? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करवाएगी। जब ऑक्सीजन निकल जाएगी तो वो जैसे जैसे जुड़ेगी केशिकाओं से फिर सिराओं से, तो उसे हम क्या बोल देंगे? सिरा। क्योंकि वो किसके लिए काम करने लग जाएगी? अशुद्ध के लिए। फिर वो वर्कक सिरा द्वारा निकल के वापसी किस में पहुंच जाएगी? हृदय में पहुंच जाएगी। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर छान लिया, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को, इस कंप्लीट भाग को बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट किसे बोलते हैं? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला के ये कैप्सूल है प्यालिनुमा संरचना, जिसमें क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये अवाही धमनी का आ रही है, ये छोटी छोटी केशिकाओं के रूप में बढ़ जाएगी, छोटी छोटी केशिकाओं के रूप में बढ़ जाएगी। इसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे जिससे अपने यूरिया वगैरह कुछ प्रोटीन एक्स्ट्रा मात्रा में, जैसे हाइड्रोजन ज़्यादा जल है, वो सारा फिल्ट्रेट हो जाएगा। ये सारा फिल्टर होकर किसके अंदर आ जाएगा? इसे बोल देंगे समीपस्थ कुंडित नलिका। इसे क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ पास वाली है, कुंडलित मुड़ी एडी टेढ़ी और ये नलिका है, जो नलिका है आप जानते हो। इसके बाद में ये खुल जाती है किसके अंदर? ये है युवाकार की संरचना, जिसे हम बोलते हैं
जिसे हम क्या बोलेंगे बताओ? अरे नाम ही नहीं ध्यान आ रहा, क्या बोलेंगे? क्या बोले इसको? हेनले लूप। हेनले लूप। कई बुक में दे रखा है लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप, हेनले लूप। इसके बाद ही आगे जा रहा है, छना हुआ पदार्थ है, जो छना हुआ मटेरियल है वो किसके अंदर जा रहा है? ये समीपस्थ थी, पास थी, ये दूर है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? दूरस्थ कुंडित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्लियर हो यहां तक? दूरस्थ इसलिए बोल दिया क्योंकि ये बोहमैन संपूर्णता इसे दूर पाई जा रही, इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलित, आधी टेढ़ी मुड़ी हुई है, और जो नलिका है इसलिए नलिका बोल दिया। ये खुलती है किसके अंदर? ये खुल जाती है संग्राहक नलिका के अंदर। ये किसके अंदर खुल जाएगी? ये क्या है? संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका उसे बोलेंगे जो कुछ समय के लिए क्या करे? संग्रहण करे। किसका? यूरिया का। यूरिया किसके अंदर घुला हुआ है? जल के अंदर है वो। इसके बाद में संग्राहक नलिका आगे कहाँ खुल जाएगी? संग्राहक नलिका आगे खुल जाएगी हाइलम में। हाइलम खुलेगा पेल्विस में, और पेल्विस आगे खुल जाएगा मूत्र वाहिनियों में। मूत्र वाहिनियों में। मूत्र वाहिनियां आगे मूत्राशय में, इसे हम आगे अपने शरीर से एग्जिट कर देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया आती है किसके अंदर? नेफ्रॉन्स के अंदर। ये हमने किसकी संरचना पढ़ी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। 10 लाख पाए जाते हैं प्रत्येक वृक्क में। वलकुट में पाए जाते हैं, मध्यांश में पाए जाते हैं। 2 भाग बताए थे मैंने, वृक्क के 2 भाग बताए थे। इसकी संरचना में क्या क्या आ जाएंगे? नेफ्रॉन्स के क्या क्या भाग आएंगे? तो आप क्या क्या बताओगे? बोहमैन संपुट। बोहमैन संपुट। नंबर 2 में आप बताओगे समीपस्थ कुंडित नलिका। समीपस्थ कुंडित नलिका। इसके बाद में बताओगे हेनले लूप। हेनले लूप। इसके बाद में बताओगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद में बताओगे संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका। तो ये सारे भाग, ये 5 भाग किसके हो गए? नेफ्रॉन्स के। नंबर फर्स्ट बोहमैन संपुट। बोहमैन संपुट के 2 भाग, ग्लोमेरुलस, बोहमैन कैप्सूल। कैप्सूल प्यालेनुमा संरचना, ग्लोमेरुलस एक केशिकाओं का गुच्छा। इसके बाद में समीपस्थ कुंडित नलिका, जो छना हुआ पदार्थ है समीपस्थ कुंडित नलिका के द्वारा किस में चल जाएगा? हेनले लूप में। हेनले लूप यू आकार की संरचना, जो पतली नीचे जाके पतली हो जाती है। इससे आगे किस में खुल जाएगा? दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, जो दूर है बोहमैन कैप्सूल से। ये भी कुंडित नलिका है, ये आगे खुल जाती है संग्राहक नलिका में। ये सारे पार्ट किसके हो गए? नेफ्रॉन के।